नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया राइज मीडिया और मैं हूं आपके साथ ऋषभ मौर्य। और आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बरहज विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी से मुलाकात करने। और इनका नाम है दीपक मिश्रा उर्फ साका बाबा। तो स्वागत है दीपक मिश्रा जी आपका हमारे इस इंटरव्यू सेशन में। बहुत धन्यवाद ऋषभ जी। जी, हमारा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपने साका बाबा से विधायक जी का सफर कैसे तय किया? जी देखिए ऋषभ जी, ये तो बड़ा सतही सवाल है और बड़ा अच्छा भी लगा कि मैं कैसे साका से दीपक मिश्रा हो गया, दीपक मिश्रा से कैसे विधायक हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों की पृष्ठभूमि 1947 से पहले जी सामंतवाद की पृष्ठभूमि थी। हम लोग, मैं उसको तथाकथित तो नहीं कह सकता, लेकिन एक वर्ग था जो ब्रिटानिया हुकूमत की तरफदारी करता रहता था और यूनियन जैक के झंडे को तो सलाम नहीं कह सकता हूँ मैं। क्रांतिकारी भी उस समय हमारे ही परिवार के राघव प्रसाद मिश्र जी क्रांतिकारियों के साथ थे, लेकिन जो हम लोगों का परिवार था वो सामंतवाद का पोषक था और हम लोग के पूर्वज सामंतवादी कह सकते हैं। जो एक शब्द आता है समाज में सामंतवाद का, तो हमारे पूर्वज सामंतवादी थे। हम लोग जमींदार थे। हम लोगों के बाबा दादा हाथियों से चला करते थे और आगे आगे दो घुड़सवार बताते चलते थे कि रास्ता खाली किया जाए। जो हिंदुओं की एक सरनेम था राय बहादुर का जी, और मुसलमानों में वो उपाधि पदवी दी जाती थी ब्रिटानिया हुकूमत में खान बहादुर का। हमारे पूर्वज राय बहादुर रहे और राय बहादुर जब चलता था हाथी से तो दो घुड़सवार आगे आगे चलते थे कि रास्ता खाली किया जाए, राय बहादुर फलाना आ रहे हैं। उस पृष्ठभूमि से हम लोग आते हैं। देश आज़ाद हुआ और धीरे धीरे सारी जमींदारी ख़त्म हो गई। जैसे तमाम गण राज्यों को मिला के सरदार पटेल के प्रयास से लोकतंत्र स्थापित हुआ और तमाम गण राज्यों को मिला के एक स्वतंत्र राष्ट्र हुआ, जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, भारत कहते हैं। अपना संविधान हुआ, अपनी व्यवस्था हुई, जमींदारी खत्म हुई। वैसे में हमारे पिताजी स्वर्गीय पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र जी 1962 में कोऑपरेटिव बैंक की नौकरी किए और नौकरी के दौरान 62 में उन्होंने ज्वाइन किया था, 78 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी। इस 14 साल के अल्पावधि में कह सकता हूं उस आदमी ने बैंक की नौकरी करते हुए इतनी सेवा की। जैसे एक वाकया सन 1972 में एक हमारे विधानसभा का गांव है मेहिवा जी। मेहिवा के बड़े चौधरी लोग थे, उसमें एक थे सुबच्चन चौधरी। उनको कहीं जमीन लेनी थी तो रजिस्ट्री कार्यालय में उस समय कैश रुपए दिखाए जाते थे कि आपके पास उतना रुपया है कि नहीं, इतनी बड़ी जमीन आप ले रहे हैं। तो वो लोग हमारे बाबूजी के पास गए। हमारे बाबूजी उस समय बैंक में मौजूद थे, कैश पे बैठे हुए थे। सुबच्चन चौधरी ने हमारे बाबूजी से कहा कि ऐसे ऐसे है खजांची साहब, चाहे जो भी कहे होंगे दुर्गा बाबा। तो हम लोग का पुश्तैनी रिश्ता भी था। सुबच्चन चौधरी को सन 1972 में हमारे बाबूजी ने 50,000 रुपया निकाल के कैसे दे दिया था, बिना किसी आइडेंटिफिकेशन के, बिना किसी कागज के, बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी साक्ष्य के सुबच्चन चौधरी को 50,000 रुपया दुर्गा बाबा ने 1972 में दिया जी। और उनकी जमीन बैनामा हो गई। उन्होंने फिर ले आके वो रुपया बैंक में वापस कर दिया। एक विश्वास। हम इतना लंबा ना करते हुए हम ये चाहेंगे कि आप अपने पिता स्वर्गीय दुर्गा प्रसाद मिश्र जी का राजनीतिक जो भी रहा हो, मतलब जो भी राजनीति में जैसे वो प्रवेश किए हैं वो आप बताइए। मैं तुरंत बता रहा हूँ। उसी दौरान मेरे सबसे बड़ी बहन की शादी बाबूजी ने हमारे तय की। पिपरा देवराज गांव है। और जब ऐसे ऐसे समाज में विश्वास बढ़ा कि इतने दबंग और जमींदारी पृष्ठभूमि से आने वाले लोग भी सेवा को स्वीकार रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ऐसे में मेरे बड़े बहन की शादी हुई 72 में, तो इलाकाई आवाम, क्षेत्र की जनता मेरे बाबूजी के व्यवहार से, मेरे बाबूजी के मिलने जुलने से काफी तादाद में 1972 में लोग हमारे दरवाजे पर आए। जब लोग आने में डरते थे यहाँ, क्यों उधर से जाने पे वो लोग मार देते हैं, वो लोग बेआबरू कर देते हैं, तो क्षेत्रीय जनता जुटी हमारे बाबूजी के कर्मशीलता से, हमारे बाबूजी के प्रयास से।
और वहां से लोगों के मन में आया कि दुर्गा बाबा अच्छा आदमी है, दुर्गा मिश्रा अच्छा आदमी है, खजांची जी। साहब अच्छा आदमी है। तो हमारे बाबूजी को भी लगा कि सामंतवाद को छोड़ के समाजवादी विचारधारा अपनानी चाहिए, जिसमें समाज के अंतिम व्यक्ति को बराबरी का हक मिले और जमींदार की और छोटे लोगों की दूरियां मिटनी चाहिए, खाई पटनी चाहिए। छोटे बड़ों की जो खाई है समाज में, जो अंग्रेजों ने पैदा कर दी थी, वो दूरी मिटनी चाहिए। तो हमारे बाबूजी के प्रति समाज में विश्वास बढ़ा। फिर हमारे बाबूजी सन 1974 में नानाजी देशमुख के प्रयास से जनसंघ के प्रत्याशी हुए। तब ये देवरिया समाजवादियों की धरती थी, ये उग्रसेन सिंह की धरती थी, ये मंगल उपाध्याय की धरती थी, ये हरकेवल प्रसाद की धरती थी, ये हरिवंश सहाय जी की धरती थी, ये मोहन सिंह की धरती थी। ये समाजवादियों, मैं आपको सच में बताऊं सौरभ जी कि समाजवाद जितना सैफई और जितना मैनपुरी इटावा में नहीं जाना जाता है, उससे ज्यादा समाजवाद देवरिया में जाना जाता था। और लोहिया जी के बाद अगर कोई दूसरा समाजवादी हिंदुस्तान की राजनीति में पैदा हुआ तो उसने बरहज का प्रतिनिधित्व किया है, नाम उग्रसेन सिंह था और सच में वो रियल समाजवादी थे। अब तो रील के समाजवादी हिंदुस्तान की राजनीति में बचे हैं, रियल समाजवादी तो अब रहे ही नहीं। अब जात के समाजवादी हैं, धर्म के समाजवादी हैं। ये आज का समाजवाद आतंक का पर्याय है, आज का समाजवाद जातिवाद का पर्याय है, आज का समाजवाद परिवारवाद का पर्याय है। और उग्रसेन जैसा होना, जनेश्वर मिश्रा जैसा होना, जॉर्ज फर्नांडीज जैसा होना आज के समाजवादियों के न बस की बात है, न बूते की बात है। उस समाजवाद के व्यवहार को, चरित्र को, संस्कार को अपना के दुर्गा मिश्रा ने दक्षिण पंथ का परचम लहराया। 91 में समाजवादियों की धरती पर 13 विधानसभा अखंड जनपद देवरिया में थी। 13 विधानसभा में 10 भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिता के जब दुर्गा मिश्रा लखनऊ की सरजमी पे कदम रखता है तो एक बार की पूरे प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ जाता है कि समाजवादियों की धरती पर कौन ऐसा कर्मठ है कार्यकर्ता, कौन ऐसा कर्मशील कार्यकर्ता है, कौन है जो समाजवादियों को चुनौती देके दक्षिण पंथ का परचम लहराता है। और इन चीजों पर मेरी भी निगाह रहती थी। मैं भी अपने बाबूजी के सेवा की राजनीति से प्रभावित होता रहता था। हालांकि मैं स्कॉलर था, मैं हिस्ट्री से एमए हूँ, साइकोलॉजी से एमए हूँ, बीएड मैं 98 का एफिलिएटेड कॉलेज गोरखपुर यूनिवर्सिटी का टॉपर हूँ। आपकी बात से हमने ये समझा कि मतलब जब भाजपा का गठन हुआ था तो जो 12 एमएलए मतलब चुने गए थे उसमें से आपके एक पिताजी भी थे। देखिए, अब ये भी सवाल बड़ा ज्वलंत सवाल है। 77 में दोहरी नागरिकता, दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर हम सरकार से अलग नहीं होते हैं, हमको अलग कर दिया जाता है जी। और 6 अप्रैल 1980 में फिरोज शाह कोटला के मैदान में जनता पार्टी का समझौता टूटने के बाद इस देश के यशस्वी नेता जिनको दुनिया की राजनीति में स्थान मिला है, जाना गया है, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एक राजनीतिक संगठन खड़ा होता है जिसको भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं। 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के मैदान में जनता पार्टी का समझौता टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी नाम का एक संगठन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में खड़ा होता है। जनपद देवरिया की धरती से सिर्फ और सिर्फ 4 लोग भाजपा बनाने गए थे। सलेमपुर से पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्रा, बरहज से स्वर्गीय दीनानाथ पांडे, देवरिया आबलिक बरहज कह सकते हैं क्योंकि रहने वाले तो देवरिया से थे लेकिन शैक्षिक कार्य वो बरहज में किया करते थे, स्वर्गीय सत्यनारायण यादव जी। और गौरी बाजार विधानसभा तब हुआ करती थी, वहां से पूर्व जिला अध्यक्ष रहे स्वर्गीय रविंद्र सिंह जी। ये 4 लोग देवरिया से गए भाजपा बनाने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में दिल्ली। और 2 अप्रैल को विधानसभा का चुनाव हुआ। तुरंत पार्टी के गठन के बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव घोषित हो गया और बाबूजी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सलेमपुर से प्रत्याशी हो गए। और मैं कह सकता हूं कि उस समय के हरकेवल प्रसाद पूर्व सांसद मुलायम सिंह से बड़े नेता थे जी। धरती पुत्र कहा गया हमारे पूर्वांचल में तो स्वर्गीय हरकेवल प्रसाद को कहा गया। और हरकेवल प्रसाद जी जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, समाजवाद उनके रग रग में बहता था।
और देवरिया की धरती पर, मतलब इस धरती को लाल कहा जाता था कि जब जब चाहा समाजवादियों ने देवरिया को, धरती को सरजू से और नारायणी के बीच में जब जब चाहा है समाजवादियों ने इस धरती को लाल कर दिया है। उस लाल धरती पर पूर्वांचल नहीं अपितु हिंदुस्तान की राजनीति में जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रवेश किया तो देवरिया का वह लाल समाजवादियों के विचारधारा को धता बता के दक्षिण पंथ का झंडा लहराता है। और दुर्गा मिश्रा 2 जून 1980 को प्रदेश का पहला विधायक निर्वाचित होता है। और मैं उन चीजों को मैं देखता रहता था जी। पढ़ने में मेरा ऋषभ जी मन लगता था, मैं अच्छा स्कॉलर था। मैंने आपको बताया कि मैं साइकोलॉजी से एमए हूँ, मैं हिस्ट्री से एमए हूँ, 98 का एफिलिएटेड कॉलेज गोरखपुर यूनिवर्सिटी का मैं बीएड का टॉपर हूँ। लेकिन बाबूजी के सेवा की राजनीति को मैं सामंतवाद की पृष्ठभूमि से भी परिचित था कि हमारे बाबा दादा ऐसे रहे हैं, लेकिन मैं अपने बाबूजी के सेवा से प्रभावित होता रहता था। और मेरे बाबूजी को भी ये लगता था कि पढ़ने में इसका मन नहीं लगता है। और वो मुझे एक बारगी तो नहीं कह सकता कि जब भी उनको अवसर मिलता था, मैं जिन जिन कॉलेजों में पढ़ा हूँ, पढ़ाई की है, वो वहाँ जाके मुझे पूछते रहते थे, कभी वाइस चांसलर से, कभी कालांतर में फिर वो मंत्री हुए तो वो वाइस चांसलर से मेरी खबर लेते रहते थे कि मेरा बेटा पढ़ता है कि नहीं, पढ़ता है कि मुझे पढ़ाता है। तो कभी कभी वाइस चांसलर से मेरी मुलाकात हो जाती थी तो पूछते थे कि दुर्गा बाबा आए थे और वो पूछ रहे थे कि मेरा बेटा पढ़ता है कि मुझे पढ़ाता है। बहुत बहुत टूट के मेरे बाबूजी मुझ पर विश्वास नहीं करते थे, उनको लगता था कि ये अच्छा नहीं करेगा। लेकिन मेरे मन में समाज सेवा थी ऋषभ जी कि मैं भी अपने बाबूजी के नाम को आगे ले जाऊंगा। अब जैसे देखिए ना, हमारे बाबा दादा जमींदार रहे होंगे तो उनको देवरिया की पृष्ठभूमि में, देवरिया के भौगोलिक स्थिति में ही जाना गया होगा। उस कालखंड में जब भारत गुलाम था तो मेरे पूर्वजों को सिर्फ और सिर्फ देवरिया में जाना गया होगा। लेकिन जब मेरे बाबूजी ने सेवा को तरजीह दी, जब मेरे बाबूजी ने चरित्र को तरजीह दी, जब मेरे बाबूजी ने व्यवहार को तरजीह दी, जब मेरे बाबूजी ने संस्कार को तरजीह दी, तो मेरे बाबूजी को हिंदुस्तान की राजनीति में जाना गया। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो मेरे बाबूजी का जब जागती है तो राजशाही है इंग्लैंड में, और आज भी है। तोजो का ताज जनता खींच लेती है, जनता जागरूक है और जनता आपके हर क्रियाकलाप पर नजर रखे हुए है। कौन सेवक है और कौन साधक है, अंतर आपको नहीं करना पड़ेगा। साधन और सेवा की राजनीति दोनों एक साथ नहीं चल सकती। मैं आपको बहुत खुले मन से बताना चाहता हूं, 2014 के पहले हिंदुस्तान की राजनीति में साधन की राजनीति हुई, जमीन से लेकर आसमान तक के घोटाले हुए। कांग्रेस हिंदुस्तान की राजनीति से बाहर अपने कर्मों से हो रही है और भारतीय जनता पार्टी का युग है, और यह युग बरसों बरस तक चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि मोदी सेवा करता है, योगी सेवा करता है जी। और उसी सेवा की राजनीति से प्रभावित होकर मैंने अपने बाबूजी के सेवा को अपनाया और बरहज की जनता का जो स्नेह, जो प्रेम, हम तो आपको बताएं जो मिलता है उसकी भरपाई मैं कर ही नहीं पाता हूँ। अच्छा। जब लखनऊ की सियासत और रियासत में बैठे हुए लोग, जब दिल्ली की सल्तनत पर, सत्ता पर काबिज लोग जो भी हों, उन लोगों ने कहा कि दुर्गा बाबा नेता थे, फक्कड़ थे, उनके पास कुछ है नहीं। हमने कहा कि ठीक है। और साका जब दुर्गा बाबा के नेता हैं, नेता के लड़के हैं, तो साका के पास कुछ है नहीं। ना वो कारपोरेट घराने से आता है, ना ही कोई उसका व्यवसाय है, ना ही वो नौकरी करता है। साका जैसे तो बहुतेरे लोग घूमते हैं बरहज की धरती पर, देवरिया की धरती पर, तो साका ही के पास विशिष्टता क्यों? साका को टिकट क्यों दिया जाए? लड़ना एक दुराचारी से था, लड़ना एक भ्रष्टाचारी से था, लड़ना एक व्यभिचारी से था, लड़ना था जिसे नहीं कहा जाता है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि रावण रथी बीरथ रघुवीरा। तो भगवान राम एकदम कोमल लड़का रावण जैसे महारथी से लड़ेगा कैसे? वो तो लंका का राजा है और ये तो अयोध्या के राजकुमार हैं जी। और जाके सबरी के घर भोजन कर रहे हैं, अजामिल को सहला रहे हैं, जटायु को गोद में सुला रहे हैं। तो हमने भी तय किया कि राम के पहले के जितने भी उनके पूर्वज थे वो सभी राजा बन के रह गए। जब राम महल छोड़ता है, जब राम सत्ता का सुख छोड़ता है, जब राम वैभव छोड़ता है,
तो राम भगवान हो जाता है। तो मैंने भी तय किया कि हमको अब बकुची के रियासत से, बकुची के सियासत से, बकुची की जमींदारी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मेरे आराध्य हैं तो सीता काका हैं, मेरे आराध्य हैं तो राजन बाबा हैं, मेरे आराध्य अखिलेश तिवारी हैं, उमेश गिरी हैं, इंद्रजीत यादव हैं, अरविंद यादव हैं, पप्पू गिरी हैं, गणेश सिंह हैं जी। चंदन दलित समाज से आते हैं। हम तो कहते रहते हैं कि जिस दिन सोनबरसा के प्रधान चंदर चमार को खाटी जाटव हैं, जिस दिन चंदन हरिजन को ये लग जाए कि साका जाति धर्म मजहब की राजनीति करता है, साका ऊंचे नीचे का भेद करता है और साका कहता है कि ये ब्राह्मणों का स्थान है, ये दलितों का स्थान है, उस दिन साका समाज सेवा छोड़ देगा और चंदन मेरे दरवाजे पर आना छोड़ देगा। जी, बहुत अच्छा लगा आपके राजनीति के सफर को सुन के। जी, बरहज विधानसभा सीट जो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में आती है, 2022 में कुल 46.33% वोट गिरे थे, जिसमें आपने समाजवादी पार्टी के मुरली मनोहर जायसवाल जी को 16,881 वोटों से हराया था। तो उस समय आपको कैसा महसूस हुआ था, जरा हम आपको हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, 28 जनवरी 2022 को एक हमारे विधानसभा का चौराहा है, करुणा चौराहा जी, और वहाँ एक मेरे चचेरे भाई की बड़ी सी मकान है, जिसको सभी लोग कभी कोई राजू भैया कहता है, कोई बबुआ कहता है। हम लोग बबुआ भी कहते हैं, राजू भैया भी कहते हैं। उसी मकान पे मैं 2 बजे दिन में बैठा हुआ था। वहीं टिकट की घोषणा हो गई और लिस्ट आ गई, तो मैं बड़ा डरा हुआ था, क्योंकि 2017 के टिकट वितरण के दिन भी मैं उसी जगह पे बैठा हुआ था, वही मकान, वही लोग जी। तो जब टिकट घोषित हुआ तब भी 2 बज रहे थे और टिकट मुझे नहीं मिला। बड़ा मायूस होकर मैं घर चला आया था। जब मैं घर आया तो मेरे दरवाजे पर हजारों की भीड़ थी और मुझे लगता है कि 2-4-5 हजार लोग रो रहे थे ऋषभ जी। मैं भी बहुत व्यथित था, बाबूजी थे नहीं, माँ मतलब मेरी आपको वो टिकट नहीं मिला इसलिए लोग रो रहे थे। 5,000 से ऊपर ही लोग रो रहे थे। और वही समय था, वही चौराहा था, वही मकान थी राजू भैया की, वहीं बैठा हुआ था। तब तक फिर आया कि टिकट घोषित हो गया और मैं बहुत डरा हुआ था। तब तक किसी ने कहा कि भैया टिकट आपको मिली। और तब मैं सच में बताऊं, जब इस बार टिकट मुझे मिला तो तब मिला होता तो मैं माँ के चरणों में ले आके रख दिया होता। अब की बार टिकट मिला तो माँ भी नहीं थी। जी, ये बहुत दुख की बात है। हाँ, बहुत दुख की बात। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं कोरोना से घर जाऊं कि ना जाऊं। आखिर यह खुशी मैं किससे बांटूंगा, किसको शेयर करूंगा। मैं बहुत घबरा गया था और 2 बजे से मैं ऋषभ जी चला था घर के लिए कि चलो चौखट है, प्रणाम कर लूंगा जहां मेरे माता पिताजी रहे। लेकिन अब उतना डीपली नहीं जाना चाहता मैं। पारिवारिक व्यवस्था बिगड़ चुकी जी, थी। कोई बात नहीं। हमारे बड़े भाई तो थे, लेकिन वो सभी अपने से हमें बड़ा मान चुके थे। और मैं आया घर, तब भी हजारों लोग मेरे दरवाजे पर थे और उस दिन सभी हंस रहे थे, मैं रो रहा था। ये चीज मैं किसको बताऊं, क्या करूं। ये टिकट की खुशी मैं किसको बताऊं कि मुझे भाजपा ने प्रत्याशी बना दिया। अब वो दौर आया कि 10 मार्च को गणना होगी। सभी गए, मैं नहीं गया, मैं घर पे था और मैं घर पे इंतजार करता रहा कि कोई मुझे बताएगा कि आप लीड कर रहे हैं, आप चुनाव जीत रहे हैं। सच में मैं ऋषभ जी बताऊं, आप मेरे बच्चे जैसे हैं जी। जब मैं अब एकदम रिटर्निंग अफसर घोषणा के कगार पे आ गया कि आपको जीत का प्रमाण पत्र दिया जाना है, तो मेरा मन नहीं था कि मैं जाके जीत का प्रमाण पत्र, लेकिन वो एक वैधानिक व्यवस्था है कि जीत का प्रमाण पत्र किसी प्रतिनिधि को नहीं दिया जा सकता। नहीं तो मैं सच में बताऊं, मैं जाता ही नहीं लेने। गया मैं 3 बजे के करीब में महाराजा अग्रसेन इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रांगण में गया। वहां मेरा आरओ एसडीएम बरहज थे, उन्होंने मुझे बधाई दी, जीत का प्रमाण पत्र दिया। सच में बताऊं, मैं लेके आने का मन नहीं था मेरा। और बरहज के तमाम यहाँ लोग बैठे हुए हैं, बस इतना था कि
कोई ये न कहे कि दुर्गा बाबा मर गए तो लड़के उनके बिगड़ गए, बेकार हो गया, सब कुछ छूट गया, सब खत्म हो गया। मुझे मन कर रहा था कि मैं जीत का प्रमाण पत्र वापस कर, हो गया। मैं विधायक बरहज की जनता का आशीर्वाद मिला, बस इतना सा स्वार्थ था। और अभी मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ कि बरहज के लोग जिस दिन कहेंगे कि तुम सेवा नहीं कर रहे हो, तुम साधन की राजनीति कर रहे हो, और जिस दिन बरहज का अंतिम व्यक्ति भी भगवान राम जैसे सवालिया निशान खड़ा करेगा, उस दिन साका इस्तीफा दे के घर चलाएगा। हो गया। हमारे साथ तो देखिए ना, सदन में 11 बार के विधायक दुर्गा प्रसाद यादव आजमगढ़ सदर से बैठते हैं, मेरे बाबूजी के साथ विधायक रहे। और जब वो नहीं रहेंगे तो एक गणित का सवाल है ना कि दुर्गा यादव विधायक घात 11 तो नहीं लिखा जाएगा ना, पूर्व विधायक या वर्तमान विधायक। वैसे ही साका के साथ भी बरहज की जनता का आशीर्वाद लग गया, साका भी नहीं रहेगा तो लिखा जाएगा कि पूर्व विधायक साका मिश्रा या वर्तमान विधायक साका मिश्रा नहीं रहे, तो घात 11 और घात 2 तो लिखा नहीं जाएगा। विधायक मैंने विधायक होता है। मैं आया और उस दिन 10 मार्च को सब लोग हंस रहे थे, मेरी अंतरात्मा रो रही थी, आखिर मैं किसको दूं। तो ये सब है, बस सेवा का भाव है मन में। कुल 46.33% ही वोट गिरे थे, मतलब यानी कि 54% वोट नहीं गिरे थे। क्या यहाँ की जनता जागरूक नहीं है वोट के प्रति कि वोट देना चाहिए हम सभी को? देखिए, बरहज विधानसभा जब से गठित हुई होगी, 1952 में यहाँ के पहले विधायक यदुनंदन शुक्ला जी रहे जी। हमारे बाबूजी भी यहाँ से 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हम ये चाहते हैं कि आप जनता को बताएं कि वोट कितना जरूरी है। मैं जनता को बता रहा हूँ जी। और बरहज की जनता इतनी जागरूक है कि 52 से लेके और 22 तक जितने वोट बरहज में पड़े उतने 46% कभी पड़े ही नहीं। अच्छा। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि पोल वोट का जितना साका पाया है उतना बरहज के इतिहास। बात करेंगे एजुकेशन की, तो हमारे भारत सरकार की पॉलिसी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बना था, तो उसमें पहले 3 टायर्स थे, जैसे कि प्राइमरी और इंटरमीडिएट फिर हायर लेवल का था। अब 4 टायर्स हो गए हैं, तो उस पे क्या विचार है आपका? देखिए, हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था गुरुकुल से शुरू हुई थी, बौद्ध मठों तक आई थी। आते आते 2014 के पहले हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था गुरुकुल से शुरू होकर बौद्ध मठों से गुजरते हुए मठाधीशों के कब्जे में आ गई। 2014 के बाद जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व आया है, तो शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हुए। जैसे मैं आपको बताऊंगा तो बहुत फिर लंबा हो जाएगा। मैं लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति जानता हूँ, मैं रूसो जी नहीं, मतलब हम ये चाहते हैं जो बदलाव हुए हैं वो कैसे लागू होंगे हमारे। जो बदलाव हुए हैं ऋषभ जी, वो बदलाव दिख रहे हैं। अच्छा। आप जाके एकदम बेसिक लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर जो जी, हम प्राइमरी लेवल की बात करें तो जो बच्चे यहाँ पे जो सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं उनके पास सुविधा नहीं है, बोरा लेके बैठते हैं पढ़ने के लिए, ब्रेंच नहीं है। ऋषभ जी, आपको मैं देवरिया से और गाजियाबाद के किसी भी परिषदीय विद्यालय पर आपको अभी लेके चल सकता हूं। मैं बैठने की उत्तम व्यवस्था है, मिड डे मील की उत्तम व्यवस्था है, सिलेबस कॉपी किताब की उत्तम व्यवस्था है, यूनिफॉर्म वर्दी की उत्तम व्यवस्था है, और योगी का यशस्वी नेतृत्व। आपको पता है ना कि योगी स्वयं के लिए नहीं जीता है, योगी समाज के लिए जीता है। जी, ये बात आपकी सही है, लेकिन मतलब या इधर स्कूलों की बात करें तो वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये थोड़ा यहाँ की कमी है। ये पूर्ववर्ती लोगों ने बहुत खराब कर रखा था जी। किसी ने बदलापुर के लिए, किसी ने सैफई के लिए। हमारे बाबूजी से जब लोग पूछते थे कि बाबा पूर्वांचल का विकास कब होगा जी, हमारे बाबूजी बहुत बेबाक बोलते थे। वह कहते थे कि पूर्वांचल का विकास तब होगा। अब आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में पश्चिम के लिए कोई निधि नहीं है। निधि क्या है? पूर्वांचल के विकास की निधि है, सरकार के पास योजना रचना संरचना है जी। बाबूजी हमारे कहते थे कि पूर्वांचल तब पश्चिम के बराबरी करने के काबिल हो जाएगा जब पूर्वांचल का कोई मुख्यमंत्री होगा। और आज पूर्वांचल का मुख्यमंत्री है तो गोरखपुर भी लगता है कि अलीगढ़ है, गोरखपुर भी लगता है कि प्रयागराज है, गोरखपुर भी लगता है। ठीक है,
अब हम ये चाहते हैं कि मतलब आपका अभी 4 साल का कार्यकाल बचा है, तो उसमें जो कार्य होने हैं वो शिक्षा पे भी ध्यान दिया जाए। अब हम देखिए देखिए ऋषभ जी, बरहज शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। जी हमारे वहाँ शिक्षा की बहुत बड़ी संस्था, जिसे आज के तवारीख में हम हरचंद इंटरमीडिएट कॉलेज से जानते हैं। हम्म 1902 की संस्था है किंग जॉर्ज इंटरमीडिएट कॉलेज, हम्म और वो बहुत ही कुलीन, बहुत ही संस्कारिक, और सीपी तिवारी जैसा प्रिंसिपल वहाँ रहा हुआ है, जो कभी डीआरएस के दफ्तर नहीं गए। जी और एसके इंटरमीडिएट कॉलेज, गयादास इंटरमीडिएट जी कॉलेज। एसके इंटर के कॉलेज तो ठीक है। फिर हम बीआरडी की बात करते हैं। बीआरडी में बीएससी की क्लासेस नहीं चलती है। देखिए दो बीएससी जो दो बच्चों को मतलब साइंस ले लेते हैं 12वीं तक, लेकिन आगे उनको यहाँ पे पढ़ने की सुविधा नहीं है, तो वो भी होना चाहिए अब इस यहाँ तरह पे। का तो क्या है ऋषभ जी की, अब जैसे आज आप बरहज में बीएससी के लिए साइंस फैकल्टी की बात कर रहे हैं, जी तो कहीं कहीं ऐसा है कि कहीं कॉमर्स की फैकल्टी नहीं है, कॉमर्स की जी पढ़ाई नहीं होती है। जी तो इस कॉमर्स पर है यहाँ पे, सरकार, बीए भी है, हाँ लेकिन है, बीएससी नहीं है। कहीं दूसरी जगह की बात मैं कर रहा हूँ कि वहाँ कॉमर्स नहीं है, जी कहीं बीएससी नहीं है, कहीं बीए बीकॉम नहीं है। ऐसे है, सरकार इन सब चीजों पर बहुत संजीदगी से ध्यान दे रही है। जी योगी का शीर्ष नेतृत्व और योगी का यशस्वी नेतृत्व इस बात की प्रामाणिकता है कि हम किसी जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र, भाषा के लिए काम नहीं करते, हम संपूर्ण समाज के लिए काम करते हैं, जी और संपूर्ण मानवता के लिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जीता है, सोता है, जी जागता है। अगला प्रश्न हमारा ये होगा स्वास्थ्य को लेकर, कि बरहज में जो भी महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, अगर लेबर पेन शुरू हो जाता है तो उनको मतलब अगर ज़्यादा इमरजेंसी हो जाती है तो वो बरहज में नहीं अपना इलाज करवा पाती हैं, दूर दूर तक जाना पड़ता है, देवरिया जाना पड़ता है, गोरखपुर जाना पड़ता है। तो हमारे बरहज सामुदायिक केंद्र में एक मतलब अच्छे डॉक्टर्स की टीम होनी चाहिए कि वो इस सिचुएशन को हैंडल कर सके। 1991 में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी, हमारे बाबूजी ने बरहज का प्रतिनिधित्व किया था। 1991 में उन्होंने बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बरहज में एक नए पीएचसी का निर्माण करवाया, जी और जो पुरानी पीएचसी चलती थी वो खाली पड़ी है, वीरान पड़ी है। 31 तारीख को, आने वाले 31 जनवरी को हमारी मुलाकात प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी, और मैंने आदरणीय महाराज जी से, मुख्यमंत्री जी से भी कह दिया है कि बरहज में 3 चीज़ों की मूलभूत आवश्यकता है। महाराज जी 14 तारीख को हमारी उनसे मतलब उनका आशीर्वाद मिला था मंदिर पे। महाराज जी ने पूछा कि साका जी आपके वहाँ क्या ऐसा करवा दिया जाए कि बरहज में, हमने कहा महाराज जी बहुत बड़ी परियोजना रुकी हुई थी, जिसको मोहन सेतु के नाम से इलाकाई आवाम जानती है, जी और हम उसको जानते हैं, या सरकार जानती है, कि देवरिया और मऊ को जोड़ने वाला जो ओवर ब्रिज है, जो पुल है, वो अधूरा पड़ा हुआ है। और मेरे एक छोटे से अदना से आग्रह पर महाराज ने 225 करोड़ रुपया एक मुफ्त, आप देख रहे होंगे, आप ही के पास बन रहे, जी, आबाद जी, गति जी। से काम शुरू है। जी और हमने बरहज के लोगों से वायदा किया था कि मेरे निर्वाचन के 6 महीने के अंदर पुल का काम शुरू हो जाएगा। मैंने भलुनी नगर पंचायत बनवा दिया। तमाम ऐसे काम, हमारे चुनावी वादे जी पूरे हो चुके हैं। जी हमें खुशी है कि जो पुल बन रहा है, मोहन सेतु बन रहा है, उस पे गति प्रदान हुई है, वो गति से कार्य भी हो रहा है, लेकिन स्वास्थ्य पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, ये चाहते हैं हम। मैं ये कहने जा रहा था सौरभ जी कि हमारे बाबूजी ने 1991 में नए पीएचसी का निर्माण करवाया, बहुत बेहतरी से वो पीएचसी काम करती है बरहज में। जो अच्छा पुरानी पीएचसी खाली पड़ी हुई है, आगामी 31 जनवरी को हमारी माननीय उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी से मेरी मुलाकात होगी। उनके बिटिया की शादी है, और वहां मैं ये मांग रखूंगा कि पुरानी सीएचसी को जी। महिला हॉस्पिटल के रूप में बदल दिया जाए, जी तो बरहज का कल्याण हो जाए, जी माताओं बहनों को सुविधा मिले। जी अब हम बात करते हैं रोजगार एम्प्लॉयमेंट की। तो हम एक भारत सरकार की ही पॉलिसी है कि हर डिस्ट्रिक्ट में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की मतलब जो है रोजगार चलाया जाए। तो हमको हमारे बरहज क्षेत्र को, हमारे देवरिया जिला को मिला है कढ़ाई बुनाई का काम, जिसमें महिलाओं को, कुछ जो पीड़ित महिलाएं हैं, वो मतलब रोजगार उसमें कर सकती हैं। तो वो कैसे आगे बढ़ेगा ये बताइए। जैसे तमाम गांवों में एक समूह बना के महिलाएं काम कर रही हैं। कौशल विकास योजना भारत सरकार का मंत्रालय है, भारत सरकार की योजना है। जी कौशल विकास के माध्यम से हम प्रतिभाओं की खोज कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। जी ये बहुत पिछड़ा इलाका है सौरभ जी, और हमारी सरकार बनने से पहले पूर्वांचल की बेबसी, पूर्वांचल की लाचारी का रोना रोया जाता था। जी अब मेरा पूर्वांचल
स्वस्थ पूर्वांचल है, मेरा पूर्वांचल समृद्ध पूर्वांचल है, मेरा पूर्वांचल वैचारिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, राजनैतिक दृष्टि से मेरा पूर्वांचल, क्योंकि अब पूर्वांचल का नेता नेतृत्व करता है और पूर्वांचल का सामाजिक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री होता है। पूर्वांचल के विकास को अब कोई नहीं रोक सकता। पूर्वांचल हर दृष्टि से विकास कर रहा है। पूर्वांचल विचारधारा में विकास कर रहा है कि अपनी उसकी विचारधारा है कि हम पूर्वांचल, अब गर्व होता है कि हम पूर्वांचल के लोग हैं। हमको तो भैया कह के बाहर के प्रदेशों में इस ट्रीटमेंट दिया जाता था, हमको गरीब कह के, गंवार कह के। इस मतलब स्कीम पे भी ध्यान दिया जाएगा आगे से। हाँ, आप देखिए ना, पूर्वांचल का तो मैं नहीं कह सकता, बरहज के लिए जो मोहन सेतु का काम हो रहा है ना, इतने सारे रोजगार के अवसर खुलेंगे जी। और आने वाले 2 साल के अंदर मुझे लगता है कि बरहज में मंडी समिति अस्थायी रूप से बनके तैयार हो जाएगी, बस स्टेशन बनके तैयार हो जाएगा। महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया है, आश्वासन दिया है कि साका ये दोनों काम आपके वहां मैं करवा दूंगा। जी। तो रोजगार के अवसर खुलेंगे, जब यातायात के साधन बढ़ेंगे, जब सड़कें बढ़ेंगी, जी, जब आपने रेल यातायात बस स्टेशन की बात कर ही दी है तो हम पूछ लेते हैं कि वो बस स्टेशन का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा, कैसे बनेगा बस अभी स्टेशन? तो सौरभ जी बस स्टेशन का काम शुरू ही नहीं हुआ, जगह चिन्हित करनी है। अच्छा। और मैंने महाराज जी को बताया भी है कि हमारे डाक बंगले के सामने जो पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस है, उसके ठीक सामने गन्ना विभाग की जमीन पड़ी हुई है और वो मतलब वहां से कोई गतिविधि गन्ना संस्थान की है नहीं। उस जमीन को अधिग्रहित किया जाए, वो आप ही की जमीन है, गन्ना से उसको रोडवेज को किया जाए, वहां अस्थायी बस स्टेशन बनवाया जाए। मंडी समिति अस्थायी अगर बन गई, बन ही जाएगी। मुझे लगता है कि मैं वो कतई नहीं कहता जो मैं कर नहीं पाता हूँ, मैं वही कहता हूँ। मैं जानता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है और मैं जानता था कि बरहज की जनता मुझे आशीर्वाद देने जा रही है और मैंने कहा कि 6 महीने के अंदर मोहन सेतु का काम शुरू करा दूंगा। मोहन सेतु का काम तो शुरू है ही। यूपी सेतु निगम के खाते में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने खजाने से एक मुश्त 164 करोड़ 14 लाख रुपया मुक्त कर दिया। अच्छा। वो अब काम रुकने वाला है नहीं। इस तरह से काम होंगे। एक वादा मैंने किया था अपने लोगों से, दूसरा वादा तो मैंने नहीं किया था, लेकिन मैंने महाराज जी से आग्रह किया कि महाराज जी अगर ऐसा हो जाता तो मेरा बड़ा जस बढ़ जाता। तो उन्होंने कहा कि साका जी बताइए। हमने कहा कि भलवनी अगर नगर पंचायत घोषित हो जाती, महाराज ने कहा कि अभी कर दिया, वो भी कर दी। अच्छा जी, ठीक है। अब हम अपने अगले कड़ी में फ्लड की बात करते हैं। बाढ़ जो आई थी हमारे बरहज क्षेत्र में, वहाँ पे बहुत लोग मतलब पीड़ित हैं, परेशान हैं। बाढ़ आई थी, कई मतलब जो बरहज क्षेत्र है उसमें किसानों का बहुत फसल नुकसान हो गया था, लेकिन प्रशासन द्वारा एक कुछ गिने चुने लोगों को ही मदद मिली होगी। यहाँ पे लोग कुछ बता भी रहे हैं कि जो मतलब लेखपाल हैं वहाँ के, वो सूची बना के ले गए, लेकिन कुछ उस पे मतलब कुछ कार्रवाई नहीं हुई, कुछ उनको लाभ नहीं दिया गया। तो आपका इस पे क्या कहना है? जिसने भी आपको बताया है ये दुष्प्रचार है, ये भ्रामक है। जी नहीं, हमने अपने पिछले वीडियो में कई लोगों से पूछा भी है, वो ऐसा कह रहे हैं कि हमको कुछ लाभ नहीं मिला, कुछ गिने चुने लोग को ही लाभ मिला है। मैं आपको बता रहा हूँ सौरभ जी, आपकी जानकारी में होना चाहिए, आप मीडिया के लोग हैं और आप मीडिया मतलब कि आप ग्रामीण पत्रकारिता से आप नहीं आते। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीजे की पढ़ाई पढ़े हुए, जर्नलिज्म आप बखूबी जानते हैं जी। और आप जैसे प्रतिभाओं को जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से है, जो गौरा जयनगर से आता है, जो बकुची से आता है, जो नरसिंहगढ़ से आता है, वो ऊंचाई को प्राप्त करे, ऐसी हमारी शुभकामना है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1952 से लेकर अब तक हिंदुस्तान स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि फ्लड के मौसम में, बाढ़ के स्थिति में, जब विकराल सरजू की धाराएं एकदम ग्रामीणों को या ग्रामीण क्षेत्रों को स्वयं में समाहित कर लेने पर आमादा थी, तब उसका जनप्रतिनिधि, उसका बेटा, उसका साका, उसका भतीजा, जो भी लोग मुझे कहते हैं साका बाबा, साका बाबू, वो स्टीमर पर सवार होता है, जिले का प्रशासन बैठता है और पूरा प्रशासन कहता है कि पहली बार, हमारे वहाँ एडीएम है, हमारे वहाँ सीओ थे, हमारे वहाँ तमाम लोग बैठे थे, कि पहली बार ऐसा हुआ है सर कि कोई जनप्रतिनिधि हम लोगों के साथ, हम लोगों की हौसला अफजाई के लिए जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि जब उस पार गया, हमारे 2 गाँव परसिया देवार, विष्णुपुर देवार हमारे विधानसभा के अंतर्गत आते हैं। भौगोलिक दृष्टि से वो मऊ जनपद के गाँव है। जब हम लोग उस पार गए, मेरे साथ साथ राशन, खाद्य सामग्री, और जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पहली बार, हम बाढ़ की विभीषिका को हम किसी भी प्राकृतिक आपदा को रोक नहीं सकते सौरभ जी, लेकिन प्राकृतिक आपदा में पूरी सरकार हर पीड़ित के साथ खड़ी थी और उसका जनप्रतिनिधि। अब मुझे तो पत्थरदेवा के मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सराहा भी कि साका जी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप बाढ़ में बहुत दौड़े और दौड़िए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। और मैं आपको बताऊं कि 200 लोग मऊ जनपद के खड़े थे उस पार,
आप हमारे जनपद के प्रशासन से पूछिएगा, एडीएम साहब अभी हैं ही, सीओ साहब मेरे अभी ट्रांसफर कर गए, चले गए रुद्रपुर जी। उन लोगों ने कहा कि सर ये लोग मऊ के लोग हैं। हमने कहा कि मऊ के नहीं, ये गाजियाबाद के लोग हैं, ये पीड़ित हैं कि नहीं है। उन लोगों ने कहा कि पीड़ित हैं। तो हमने कहा कि भाई पीड़ित है तो इनको भी दिया जाना चाहिए ना, मेरे घर का है ना आपके घर का है। उसके बाद मैंने बिशुनपुर देवार के लोगों को दी, जो मेरे विचारधारा के लोग नहीं है। मैंने बिशुनपुर देवार के लोगों को उसके बाद वो राशन सामग्री दी, और उसके बाद परसिया देवार के लोगों को दी, और निरंतरता बनी रही। एक एक परिवार को जो कह रहा है वो भ्रामक है, जो कह रहा है वो मेरी विचारधारा का व्यक्ति नहीं है, और जो कह रहा है वो सरकार की किसी भी जन कल्याणकारी योजना से वो स्वयं को सटा हुआ नहीं मानता। जनता संतुष्ट है, मैंने काम किया है। हम चाहते हैं एक बार फिर से थोड़ा जांच हो जाए इसकी, ठीक है? बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि 1 महीने के अंदर ऋषभ जी हमने चिन्हित करा के राजस्व के अधिकारियों, राजस्व के कर्मचारियों के माध्यम से चिन्हित करा के जितनी फसलें जिनकी नुकसान हुई थी, 1 महीने के अंदर हिंदुस्तान की राजनीति की पहली सरकार है कि सबके खाते में उनके नुकसान की भरपाई करके धनराशि भेज दिए। ये प्रदेश की पहली सरकार है जी। हम बात करते हैं अब कचड़े की, वेस्ट की। तो हमारे बरहज में ये बहुत बड़ी समस्या है कि जो कचड़ा नाली का जो बहता है वो हमारी गंगा सरयू जी हैं, तो वो कचड़ा डायरेक्ट चला जाता है। तो वहाँ पे एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए कि जिससे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ये होता है, हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो कचड़ा होता है वो पानी से अलग हो जाता है और स्वच्छ पानी गंगा में जाता है, मतलब सरयू में जाएगा। तो आपका इस पे क्या विचार है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बड़े पैमाने पर माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकसभा भी है, दूसरी बार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की बनारस लोकसभा को उन्होंने चुना है। ये उत्तर प्रदेश वासियों के लिए गौरव की बात है। ऐसा भी हो सकता है कि स्वच्छ गंगा मिशन चला था हमारे उत्तर प्रदेश में, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं सौरभ जी। तो अगर ये नाली का पानी ऐसे जाता है तो सरयू नदी भी गंगा जी से जुड़ी है, मैं आपको बता रहा हूं, तो वो भी दूषित होंगी। बलिया में मिल जाती हैं दोनों नदियां, बलिया में दोनों का संगम होता है, गंगा का और सरयू का। मैं बता रहा हूँ कि बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर जी हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए है बनारस में, और उसका अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। गंगा एकदम स्वच्छ, सुंदर, साफ दिख रही है। वही उसी तर्ज के प्रयास पर हम लोग चाहते हैं, उसी तर्ज पर हम लोग चाहते हैं कि बरहज में भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे, और सरयू स्वच्छ है ही। अरे हमारी गंदगी जो सरयू माता साफ करती है, स्वयं माँ गंदा हो ही नहीं सकती, माँ सदा वो बात आपकी सच है, लेकिन जो कचड़ा जाता है वो बहुत दूषित कचड़ा जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की चर्चा चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पर चर्चा हुई है। माननीय सांसद कमलेश पासवान जी थे, हम थे, माननीय सांसद रविंद्र कुशवाहा जी थे, आदरणीय रमापति राम त्रिपाठी जी थे, हमारे जनपद के सभी सांसद, सभी विधायक थे। एक मुश्त उन लोगों ने कहा कि बड़हलगंज में राजेश त्रिपाठी जी भी थे, विधायक जी, हम थे, और सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे कि बरहज और बड़हलगंज में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। जी, हम चाहते हैं कि सरकार विचार करे। और फिर बात करते हैं वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट की, WTP, जो यहाँ पे गौशाला बना हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे कचड़ों का ढेर लगा होता है। जैसे WTP ये होता है, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट ये होता है कि जो कचड़े में से अच्छा कचड़ा रहता है उसको रिसाइकल किया जाता है। तो इसका प्लांट कब बनेगा? देखिए, बहुत अच्छा किया आपने ये सवाल खड़ा करके। हम तो एकदम चाहते हैं कि यह सरकार चाहती है कि एकदम गौ आधारित कृषि हो। जो रसायन हम लोग अपने खेतों में डाल रहे हैं, उर्वरक की क्षमता, उर्वरक डाल रहे हैं तो क्षमता बढ़ रही है, पैदावार अधिक हो रही है, लेकिन उसके तमाम खराब परिणाम आ रहे हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से, मानवीय स्वास्थ्य की दृष्टि से उसके परिणाम खराब आ रहे हैं। अब हम लोगों ने, यह सरकार ने तय किया है कि एकदम गौ आधारित खेती होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक सुकरौली गांव है मेरे गांव के बगल का। जी, गौशाला की हम बात नहीं किए थे, ये किए थे कि जो WTP होता है, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, कचड़े को रिसाइकल करने के लिए, वो भी यहाँ पे बनवाया जाए। कचड़े को रिसाइकलिंग करने के लिए देखिए ना, एक हमारे वहाँ कान्हा गौशाला है पैना रोड पे, वही तो उसी की बात हम, हाँ, तो उसकी चर्चा इसीलिए हम कह रहे हैं कि उसको प्लांट लगाने की जरूरत नहीं। इसी पे मैं आ रहा था, जब गो आधारित कृषि उत्पादन हमारे वहाँ होंगे तो जो गोबर आता है ना, आप गोबर समझ रहे हैं? जी, समझ रहे हैं। तो उसका सदुपयोग कृषि के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होता है, और पैदावार भी रहेगी, और कोई भी दुष्परिणाम उसका मानवीय दृष्टि से नहीं आएगा। जी, हम अपने अगले सवाल में आपसे ये पूछेंगे कि
हमारे बरहज का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे जो रोड बनी है वो बहुत खराब है। तो उस पे कई सालों से विचार भी नहीं किया जा रहा है कि वो कैसे स्वस्थ हो, कैसे अच्छी बने सड़क वो। देखिए, हमारे पहले 2022 10 मार्च को मेरा निर्वाचन हुआ, 25 मार्च को सरकार शपथ लेती है और कार्य करना शुरू करती है। जी जब मैं शपथ लेके बरहज में आया तो मैं तो रोज बरहज में रहता हूँ। ऋषभ जी, मैं आपको बताऊं कि सदन जिस दिन सदन का अंतिम दिन होता है उस दिन मैं अपने आवास, सरकारी आवास की तरफ जाता भी नहीं। जी जो भी मेरे पास गाड़ी है वो मैं अपने विधानसभा मंगाता हूँ, सीधे घर चलाता हूँ। मैं रोज रोज अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा का व्यक्ति हूँ, मैं रोज रोज घूमता रहता हूँ, रोज रोज लोगों से थोड़ा मिलना आगे जुलना है, आइए। रोज रोज मेरा लोगों से मिलना जुलना है। बरहज बेहाल था, बरहज लाचार था, बरहज बेबस था, बरहज वैचारिक दृष्टि से सर्वाधिक नुकसान अगर बरहज का हुआ है मेरे पूर्ववर्ती जनप्रतिनिधियों के द्वारा, तो बरहज वैचारिक दृष्टि से बहुत कमजोर होता चला जा रहा था। जी बरहज का भाईचारा मिटा दिया गया था, बरहज जात धर्म मजहब में फंसा हुआ था। जी जी वो ठीक है, लेकिन रेलवे की जो सड़क है उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, जी उस पे आप देखिए ना, आप करुणा मगहरा चले जाते तो मुझे गाली देते, आप ब्रह्मचारी से पैना चले जाते तो मुझे गाली देते, जी आप ब्रह्मचारी से दई डिहा भड़सरा धौला भरहा छपरा चले जाते तो मुझे गाली देते। तो उन सब चीजों पर मेरी दृष्टि है, सरकार की दृष्टि है, सारी जी सड़कें बन रही हैं, उसी क्रम में स्टेशन रोड बरहज बन जाएगा। जी ये ठीक है। और हम ये भी चाहते हैं कि जो रेलवे है, आप रेल विभाग से भी संपर्क करें कि जो रेलवे बरहज का स्टेशन है उस पे भी एक्सटेंशन किया जाए, जैसे दोहरी घाट से मऊ से जोड़ दिया जाए देखिए, उसको। हमारे सांसद जी आदरणीय कमलेश पासवान जी निरंतर इस प्रयास में हैं, तभी बरहज का उद्धार होगा। जी वो बात तभी और वो विकास का होगा कार्य तब। वार्ष्णेय जी से मिले भी हैं माननीय सांसद जी, और निरंतर प्रयास कर रहे हैं आदरणीय कमलेश पासवान जी कि बरहज और दोहरी घाट से होके बांसगांव रेलवे लाइन जुड़ जाए तो वो लाइफ लाइन हो जाएगी हमारे इलाके की। और हमारे सांसद जी बहुत संजीदगी से इस पे लगे हुए हैं और बेहद चर्चा हमारी आदरणीय सांसद जी से हुई, और सांसद जी इस मुद्दे को प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा चुके हैं और इसके लिए हम सांसद जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। चूंकि वो केंद्रीय गोद सरकार का मामला है, रेल में विधायक कुछ कर नहीं सकता और सांसद करने से पीछे नहीं हटता है, इसलिए हम सांसद जी को भी बधाई देते हैं और बहुत संजीदगी से लगे हुए हैं कि हो जाए। जी ठीक है। हम बात करते हैं कपरवार घाट की। तो जो कपरवार घाट के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ पे एक शुद्ध घाट नहीं है, तो उस पे भी आप बताइए अपना विचार। देखिए, कपरवार आप जाते रहते हैं? जी कपरवार से इस पार हम कपरवार हैं, उस पार हम पटना घाट है, उधर के लोग पटना घाट कहते हैं और हम लोग कपरवार घाट कहते हैं। हमारा सवाल इसलिए था कि बरहज विधानसभा क्षेत्र में कपरवार घाट भी आता है। कपरवार घाट है ही, कपरवार वही बता रहा हूँ, वो राप्ती नदी है जी। राप्ती नदी के पूर्वी तट पर पुल के उत्तर तरफ कुछ थोड़े से घाट बने हुए हैं। मैं देखता रहता हूँ, मुझे ये तो नहीं पता कि किसने बनवाया, ग्राम सभा से बना, जिला पंचायत से बना, लेकिन घाट बने हुए हैं। उसको थोड़ा सा और सुंदर करा देना है, बढ़िया करा देना है। जी जी यही तो वो कराने का प्रयास हमने अच्छा कुछ कपरवार के कुछ लोगों से जाना कि वहाँ पे जो तार है, बिजली का तार है, वो जर्जर हो चुका है। और जब तार जर्जर हो जाता है तो जो बिजली का एक्सटेंशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और उस पे कागजी मतलब जो टेंडर होता है वो पास हो चुका है, लेकिन उस पे कोई कुछ बदलीकरण नहीं हो रहा है। तो इधर आप गए हैं कपरवार? जी गए हैं। स्वर्गीय कल्याण सिंह हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे, नेता रहे, राज्यपाल रहे। कल्याण सिंह के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विद्युत व्यवस्था, वो ये क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं? हाँ लाइट कहते हैं, विद्युत ही कहते हैं। हाँ, वो कौन सी लाइट है? सोलर लाइट। जी। कल्याण सिंह जी के नाम पे एक योजना शुरू की है। हमारे विधानसभा में 3 गांव को चयनित किया गया था, तो सबसे पहले मैंने उसी व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए कपरवार का चयन किया और 10 जगहों पर, सार्वजनिक जगहों पर हमने वो सौर लाइट लगवा दिया और बेहतर काम कर रहा है, बहुत अच्छा उजाला हो रहा है। हमारा कहने का मतलब बस यही था कि जो वो कागजी कार्रवाई हो गई है उस पे बदलीकरण भी किया जाए। आप फिर चले जाइए कपरवार। जी। जो नंगा तार था बिजली का, देखिए बकुची का, ये नहीं कि हमने अपना करवा लिया,
ऐसे ही सारे प्रदेश के सभी गांवों का हो रहा है। जी। और आप अभी चले जाइएगा सौरभ जी, आजकल में चले जाइएगा तो कपरवार का भी केबलिंग शुरू हो गया। अच्छा जी, जानकर खुशी हुई। तो दीपक मिश्रा जी, हमारा अंतिम सवाल आपसे ये है कि आपने एक वर्ष का समय बिता लिया है विधायक बनने के बाद, तो आपने पूरा कार्य मतलब कौन कौन से कार्य किए हैं इन बीते 1 सालों में? मोहन सेतु वादा किया था बरहज के लोगों से, आवाज गति से तेजी से काम शुरू है। भलौनी को नगर पंचायत घोषित करवा दिया। 3 करोड़ रुपया पूरे प्रदेश के विधायकों को विधायक निधि के रूप में मिला है। 30 सड़कें एक दूसरे गांव को एक दूसरे के घरों को जोड़ने के लिए हमारे निधि से बन रही हैं। और 14 सड़कें, बड़ी बड़ी सड़कें PWD की बन रही हैं। अगर सबके नाम गिनाऊं तो नहीं अच्छा लगेगा। जब सड़कें बन जाएंगी, लोकार्पण करूंगा तो लोगों को दिखेगा। अभी दिख भी रहा है दिख भी रहा है। जी, आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुभकामना आपको जी कि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़े मकाम हासिल करें। आप मेरे परिवार के हैं, मेरे घर के हैं। मेरा भी आपसे मिलना पहली बार हो रहा है ऋषभ जी। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप मिल